नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 2014 के बाद से यूपी के लिए रेल इंफ्रा के बजट में 16 गुना की हुई बढ़ोतरी। गंभीर पेयजल समस्याओं और बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है कोठागुडम। बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा बैग्स पूर्वी रेलवे की गतिशक्ति सियालदह डिवीजन के तहत एक नई परियोजना। इनक्रोसॉफ्ट क्यूबेक में डिजिटल इंफ्रा डेटा सेंटरों में $680 मिलियन का करेगा निवेश। एलआईसी ने इंजीनियर्स इंडिया में हिस्सेदारी 2% की कम, अब 3% है इसकी हिस्सेदारी। पीएफसी ने डिस्कॉम के लिए ₹1.17 ट्रिलियन मूल्य की आरडीएसएस प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। कर्नाटक ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार किया आधा। शीर्ष देशों का डाटा, उभरते बाजार रुझान, शेयर शीर्ष निर्माताओं द्वारा उद्योग विश्लेषण 2031 तक विकास अंतर्दृष्टि का करेगा पूर्वानुमान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ₹5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बनाई योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय संस्थान NABFID, PSUs और अन्य का लक्ष्य बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ₹205.95 पर हुआ बंद, जो बीते दिन था ₹208.15 पर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योगदान के साथ कूटनीतिक रूप से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार की शुरुआत। मेन इंफ्रा के शेयर 15% उछलकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 2009 और 2014 के बीच की अवधि के बाद से उत्तर प्रदेश में रेलवे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन 16 गुना बढ़ा दिया है। मंत्री का हवाला देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी कि पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 2023 से 24 में राज्य के रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 17,507 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जो 5 वर्षों में आवंटित औसत बजट की तुलना में 16 गुना अधिक था। वैष्णव ने बुधवार को माऊ से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन के वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क बदल रहा है और अधिकारियों द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण और नई रेल लाइनों को मंजूरी देने के अलावा 100% रेल मार्ग विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। कोठागुडम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं यानी कि चुंचुपाली, सुजाता नगर, लक्ष्मी देवीपल्ली, पलवौंचा और कोठागुडम टाउन में रहने वाले लोग उन गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। गंभीर पेयजल समस्याओं से लेकर अविकसित बुनियादी ढांचे तक। हवाई अड्डे का सपना अधूरा है और बस स्टैंड, जल निकासी व्यवस्था और आंतरिक सड़कों जैसी आवश्यक सुविधाओं में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। इसी के साथ साथ 2018 के चुनाव में वनामा वेंकटेश्वरा राव ने कांग्रेस की टिकट पर BRS उम्मीदवार जरागम वेंकट राव को 4,139 वोटों के अंतर से हराया, लेकिन जल्द ही सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए। कोठागुडम के औद्योगिक विस्तार, विशेषकर कोयला खनन में इसके निवासियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं में तब्दील नहीं हुआ। शहर की आबादी 1 लाख से अधिक होने के बावजूद लगातार पीने के पानी की समस्या एक गंभीर चिंता का विषय वहां बनी हुई है। बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पूर्वी रेलवे की गति शक्ति सियालदह डिवीजन के तहत एक विद्युतीकरण परियोजना मिली है। ये आदेश 12 मीटर के प्रावधान के संबंध में 25 kV OHE और प्रसिद्ध विद्युत कार्यों के लिए प्राप्त हुआ है। पहला KNJ स्टेशन, दूसरा STB स्टेशन, तीसरा BPC स्टेशन, चौथा BTY स्टेशन और पांचवा है सियालदह डिवीजन का BNG स्टेशन। इसकी कुल परियोजना लागत ₹32.62 मिलियन है और इसके 12 महीने की अवधि में निष्पादित किए जाने की भी पूरी उम्मीद है। इसी पर टिप्पणी करते हुए अध्यक्ष
अपरेश नंदी ने कहा कि BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में हमें पूर्वी रेलवे की गति शक्ति सियालदह डिवीजन के तहत अपने हालिया ऑर्डर के बारे में अपने हितधारकों को सूचित करते हुए प्रसन्नता है। इस ऑर्डर का मूल्य 32.62 मिलियन रुपए है और हम आने वाले महीनों में और निकट भविष्य में भी ऑर्डरों की पाइपलाइन को लेकर काफी आशावादी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वे क्यूबेक में अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए अगले 2 वर्षों के दौरान $680 मिलियन से अधिक का निवेश करेगा, जिसमें लेन सैनी लॉरेटी और डोनासोना सैंट ऑगस्टिन डी डेस मोरास और अन्य डेटा केंद्रों का निर्माण भी शामिल है। कंपनी ने बुधवार सुबह एक विज्ञप्ति में कहा कि पूरा होने पर निवेश कनाडा में माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चिन्ह को 750% बढ़ावा देगा। निवेश में एक नए डेटा केंद्रों के निर्माण के साथ साथ नई AI और साइबर सुरक्षा कौशल पहल भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट कनाडा में अध्यक्ष क्रिस बेरी ने घोषणा में कहा कि आज की घोषणा क्यूबेक में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए व्यापक निवेश पर आधारित है और ये इस प्रांत के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का नवीनतम उदाहरण है। यह निवेश न केवल क्यूबेक के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को परिचालन में बदलाव के लिए अधिक क्षमता और अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करेगा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्यूबेक के भविष्य को सुरक्षित करते हुए तेजी से बाजारों में समाधान लाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी करने के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित आधार भी प्रदान करेगा। बीमा दिग्गज ने 23 नवंबर को एक नियामक फाइलिंग में खुलासा किया कि उसने 2 फरवरी 2021 से 22 नवंबर 2023 की अवधि के दौरान इंजीनियर्स इंडिया के 1.14 करोड़ शेयर औसतन रुपए 118.08 की कीमत पर बेचे। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप इंजीनियर्स इंडिया में LIC की कुल हिस्सेदारी पिछले 5.155% से घटकर 3.122% हो गई। भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियर्स इंडिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG के नियंत्रण में काम करती है। CY 18 से CY 21 तक लगातार 4 वर्षों के घाटे का अनुभव करने के बाद कंपनी के शेयरों ने CY 22 में 12.65% के सकारात्मक रिटर्न के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है। इसी के साथ साथ ये सकारात्मक गति चालू वित्तीय वर्ष में जारी है और स्टॉक ने अब तक 84.11 का प्रभावशाली रिटर्न दिया है, जो कि 69.30 प्रति शेयर से बढ़कर रुपए 146 का वर्तमान स्थिति पर पहुंच गया है। वहीं 5 सितंबर को स्टॉक लगभग 1.4% बढ़ गया, जो कि रुपए 167.30 प्रति शेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये इस शिखर के बाद स्टॉक को एक संक्षिप्त गिरावट का सामना करना पड़ा है और वर्तमान में ये अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर 13% नीचे के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC ने सितंबर 2023 तक संशोधित वितरण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य वितरण कंपनियों के लिए रुपए 1.17 ट्रिलियन से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने रुपए 70 बिलियन ऋण को भी मंजूरी दे दी है। विलंबित भुगतान अधिभार कार्यक्रम के तहत रुपए 31 बिलियन का वितरण किया गया है, जिससे डिस्कॉम को विरासती बकाया में 50% से अधिक की कमी प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ जर्मनी स्थित पवन टरबाइन निर्माता नॉर्डेक्स ग्रुप ने 2023 के पहले 9 महीनों के दौरान यूरो 4.48 बिलियन की बिक्री दर्ज की, जो कि यूरो 3.87 बिलियन से 15.7% की साल दर साल वृद्धि है। ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई यूरो 67.6 मिलियन के नुकसान पर दर्ज की गई है, जो सालाना आधार पर 67.7% का सुधार है। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए रुपए 1.40 किलोवाट और के अतिरिक्त अधिभार को मंजूरी दे दी है। आयोग ने नवीकरणीय स्रोतों से बिजली खरीदने वाले सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार को रुपए 1.48 से घटाकर रुपए 0.70 कर दिया है।
ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा पहले से भुगतान किए गए अतिरिक्त अधिभार को समायोजित किया जाएगा और अंतर का भुगतान बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम्स को किया जाएगा या उनसे प्राप्त किया जाएगा। आयोग ने शुरू में अटकी लागतों की भरपाई की आवश्यकता पर हवाला देते हुए कर्नाटक में सभी ओपन एक्सेस लेनदेन पर रुपए 1.48 किलोवाट आवर का अतिरिक्त अधिभार लगाया था। हालांकि इस फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। अदालत ने आयोग को बिजली वितरण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार करते हुए और हितधारकों को इनपुट के लिए अवसर प्रदान करते हुए मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। जबकि मामले पर पुनर्विचार किया गया, अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को रुपए 0.35 के अतिरिक्त अधिभार का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया और अदालत के निर्देश के बाद KERC ने अतिरिक्त अधिभार पर पुनर्विचार करने के लिए सुनवाई निर्धारित की। इसने बिजली उत्पादकों और वितरकों की लिखित प्रस्तुतियां आमंत्रित की। कई हितधारकों ने अतिरिक्त अधिभार की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति, नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं पर प्रभाव और एक निष्पक्ष और परिदृश्य प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में भी चिंता जताई। सौर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी EPC बाजार अंतर्दृष्टि 2024 प्रकार अनुप्रयोगों क्षेत्रों और 2031 के पूर्वानुमान के आधार पर वैश्विक सौर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण बाजार का आकार पूर्वानुमानित अवधि के दौरान अत्यप्रशत CAGR के साथ 2024 की तुलना में 2031 तक मल्टी मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC मार्केट रिपोर्ट में पूर्ण TOC टेबल्स, आंकड़े और चार्ट सहित 110 पृष्ठ शामिल हैं और हम इस बाजार पर कोविड-19 के प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ साथ अन्य उद्योगों के अप्रत्यक्ष प्रभाव पर भी नजर रख रहे हैं। ये रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से सौर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC बाजार पर महामारी के प्रभाव पर विश्लेषण करती है। रिपोर्ट प्रकार अनुप्रयोग और उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत सौर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC उद्योग के लिए बाजार के आकार, बाजार की विशेषताओं और बाजार की वृद्धि के रूपरेख तैयार करती है। इसके अलावा ये कोविड-19 महामारी से पहले और बाद में बाजार विकास में शामिल पहलुओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। रिपोर्ट ने प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रवेश में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने के लिए उद्योग में एक नए PSTL विश्लेषण पर भी बात की। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ने पहली किश्त में 7 से 10 साल की अवधि के लिए रुपए 5,000 करोड़ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड इशू में रुपए 1,000 करोड़ का बेस इशू और रुपए 4,000 करोड़ का ग्रीन शू विकल्प शामिल होगा। इस पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने एक विनियामक फाइलिंग में पिछले सप्ताह अपनी प्रकटीकरण का हवाला देते हुए रुपए 10,000 करोड़ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने के लिए अपने इरादे के बारे में बताया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, PSUs और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसरों के साथ चुनाव से पहले रुपए 30,000 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जहां पे NABFID लगभग रुपए 10,000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री की योजना बना रहा है, वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रुपए 3,000 करोड़ का मूल्य इकट्ठा करने पर भी विचार कर रहा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर रुपए 207.6 पर खुला और 207.2 रुपए पर बंद हुआ। स्टॉक रुपए 211.95 के उच्चतम स्तर और रुपए 205.35 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का बाजार पूंजीकरण रुपए 42,320.4 करोड़ है और स्टॉक के लिए 52 सप्ताह का उच्चतम रुपए 220 है और 52 सप्ताह का निचला स्तर रुपए 141.75 है। स्टॉक के लिए BSE वॉल्यूम 2,24,182 शेयर था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाई है, जो सरकारों द्वारा बनाए गए कोड का एक संग्रह जो अन्य देशों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI भारत सरकार की एक हस्ताक्षरित नीति है, जिसने इस विचार का समर्थन किया है कि सरकारों को अपनी स्वयं के
ऐप्स को ओपन सोर्स करना चाहिए ताकि अन्य देश मौजूद कोड का पुनः उपयोग करके अधिक तेजी से डिजिटल सेवाएं बना सके। वहीं परोपकारिता भारत का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। आधार, डिजिटल पहचान ढांचे और या एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसी भारतीय परियोजनाओं को साझा करना, जो दोनों अरब उपयोगकर्ता पैमाने पर संचालित होने के लिए सिद्ध है, को भी भारत के लिए अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का एक तरीके के रूप में देखा जाता है। कोड आधारित कूटनीति जो डिजिटल विकास की गति देती है, भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में वित्त पोषित और सहायता की चीन के दृष्टिकोण से भी स्पष्ट रूप से भिन्न है। मेन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। जब कंपनी ने अपनी आगामी बोर्ड बैठक में धन जुटाने की योजना पर विचार करने के लिए अपनी बोर्ड बैठक की घोषणा की, कंपनी ने बुधवार के एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। एक्सचेंज ने कहा कि कंपनी बोर्ड की बैठक बुधवार 29 नवंबर को होने वाली है, जिसमें इक्विटी शेयरों, किसी अन्य विवरण की परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वारंट या ऋण प्रतिभूतियों वाले एक अधिक उपकरणों को जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। धन उगाहने की संभावना निजी प्लेसमेंट, निर्जीही मुद्दे, योग्य संस्थानों की प्लेसमेंट या ऐसे अन्य तरीकों या संयोजनों के माध्यम से की जाती है जैसे कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, और उपरोक्त उल्लेखित फंड जुटाने के लिए सहायक कार्यों को मंजूरी दी जा सकती है, जो ऐसे वैधानिक के अधीन है। जो इस घोषणा के बाद मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 15% से अधिक बढ़कर 182.75 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो 6,700 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बाजार पूंजीकृत के साथ अपने 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 158.75 रुपए पर बंद हुआ था। ईपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।